प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बलराजपुरी ये एक अकेले आदमी की संस्था है। इन्होंने सिर्फ नाम और शोहरत ही नहीं कमाई, बल्कि गवर्नमेंट से मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा एजाज पद्म भूषण भी पाया है। 70 साल में इन्होंने इतना काम किया है जो साधारण व्यक्ति को शायद 2 या 3 जन्म चाहिए हों। बलराज जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आप अगर सहमत फरमाएं तो शुरू से बात हम करेंगे। आपका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ? मेरा जन्म जम्मू में 5 अगस्त 1928 को हुआ था। जम्मू शहर के अंदर? मोहल्ला कौन सा था? छावनी में था, कंटोनमेंट में था जी। मेरे दादा आर्मी में थे जी। तो वहाँ में जन्म हुआ था। कंटोनमेंट। पिताजी का नाम क्या था? उनका नाम था श्री शांति सुपुरी। वो फॉरेस्ट ऑफिसर, DFO थे, डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर। जी। माता जी का शुभ नाम क्या था? लीलावती पुरी। जी। तो मुझे ये बताइए कि जब आप थोड़ी सी होश संभाली आपने, तो जो माहौल अपने इर्द गिर्द आपने देखा वो कैसा था? जिस मकान में आप रहते थे, जो गली थी या मोहल्ला था या सड़क थी, क्या थी? जम्मू छोटा सा शहर था जी। कम से कम एक हफ्ते में एक बार सतवारी से टांगे पर बैठ के आते थे जी। और शहर के चक्कर लगा के चले जाते थे। मैं दादाजी के साथ आता था तो जितने दुकानदार थे सब उनको जानते थे। सबको एक बार नमस्ते करनी, बैठना, किसी जगह चाय पीनी, चले जाते थे। ये मेरा शुरू से ये जो याद है मुझे उस ज़माना, तो पता नहीं कितने 4 आने के इससे भी कम होगा किराया लेके दे के आते थे। और शहर में तो और कोई ट्रांसपोर्ट होती नहीं थी। और सारा शहर जब थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो जम्मू के मिशन स्कूल में मैंने दाखिला लिया, तब भी वहाँ स्कूल में चला जाता था। ये स्कूल कहाँ पे था? ये वहीं था जिसको अलेक्जेंडर मेमोरियल स्कूल कहते हैं, ईदगाह के पास। हाँ, वहाँ जाता था। और तब भी चक्कर लगा के, शहर के चक्कर लगा के आ जाते थे। तो आप घर से स्कूल कैसे आते थे? पैदल ही। उसमें क्या छोटा सा फास्ट बड़ा, बल्कि उसके बड़े होके भी मैं जब कॉलेज जाता था तब भी प्राणी मंडी में हम रहते थे, वहाँ से पैदल जाते थे, पैदल आते थे। स्कूल के समय का कुछ अपने दोस्तों का हाल, अपने जो आपके टीचर्स थे? लेकिन मैं ज़्यादा देर नहीं एक स्कूल में रहा जी। यहाँ कुछ देर रहा, फिर वहाँ चले गए, डोडा चले गए। वहाँ प्राइमरी स्कूल में 3-4 पहले पिताजी की पोस्टिंग हो गई डोडा में? हाँ, वहाँ उनके पास रहा। डोडा में किस जगह पे थे? डोडा प्रॉपर में भी रहे, उससे आगे की जगह है मेत्रा। जी। मेत्रा में इतनी सर्दी होती थी, जो सरकारी बंगला पे मिला हुआ था उसमें सर्दी रह नहीं सकते थे। तो सर्दी में हम चले जाते थे साथ में गांव में किसी के घर, जी। जो बिल्कुल कंजेस्टेड सा होता था ताकि गर्म जगह रहे। तो वो एक बार हम चले गए, मैं मेरी बड़ी बहन अपने पुराने बंगले में, वहाँ हॉल में, उसमें पाँव फंसा मेरा। तो क्यों नीचे पानी होता था, ऊपर बर्फ़ जम जाती थी। तो बगैर मेरे स्लीपर के, बगैर शूज़ के वहाँ से पैदल आया, रोता रोता तड़पता आया। ये मुझे वाकई याद है। बीमार तो नहीं हो गए उसके बाद? नहीं, लेकिन बस ये याद है, मुझे तकलीफ बड़ी हुई थी, लेकिन दौड़ता दौड़ता वापस आया। आपकी उम्र उस वक़्त कितनी होगी? 4 साल कितनी। फिर ये था कुछ ज़माने में मैं माता जी से वो मुझे कहानियाँ सुनाती रहती थी, खासकर तहरीक आज़ादी की, भगत सिंह को फांसी हुई ज़माने में क्या हुआ या ऐसा हुआ, कोई बातें मैं उनसे सुनता रहता था। तो मेरे कुछ नॉलेज थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो गया कि क्या क्या हो रहा है बाकी देश में। तो उसके बाद हम डोडा में गए, वहाँ तीसरी चौथी तक पढ़ा। बनिहाल गए, वहाँ 5वीं जमात तक पढ़ा। फिर रामबन आए, वहाँ भी शायद 6ठी जमात तक पढ़ा। फिर रियासी चले गए, वहाँ 7वीं 8वीं तक पढ़ा। 7वीं के बाद मैं जम्मू आ गया। जम्मू में आके मैं फिर किस स्कूल में गए? रणबीर हाई स्कूल में। रणबीर हाई स्कूल में गए। कौन सा साल होगा वो? शायद 1940 होगा। तो 7वीं जमात में पढ़ता था, आज मैं फर्स्ट आया। आपने मैट्रिकुलेशन किस साल किया? मैंने 43 में किया। 43? रणबीर हाई स्कूल से ही? वहीं से किया। मैंने पूछा नहीं आपके परिवार कितना था, बहन भाई थे नहीं थे? हाँ, तो अच्छा बड़ा परिवार था हमारा।
मेरे 5 बहनें थी, 4 भाई थे, बल्कि मेरे चचा भी हमारे घर में रहते थे। वो तो हम बड़े भाई की तरह थे, और मेरे पिताजी और माताजी को वो भी पिता और माता समझते थे। ये सारा कुंबा इकट्ठा रहता था? इकट्ठा रहते थे। जॉइंट फैमिली थी। और हेड ऑफ द फैमिली आपके दादाजी थे? हाँ, उसके बाद दादाजी के बाद फिर पिताजी बन गए। जी। मुझे एक चीज़ बताइए, मैंने उस ज़माने का जम्मू तो शायद देखा तो ज़रूर, लेकिन याद नहीं है। मुझे ये बताइए कि गली मोहल्ले में जो लोगों की ज़िंदगी होती थी वो कैसी होती थी? मैंने कहा मेल जोल कैसा होता ऐसा था? लगता था एक ही फैमिली है मोहल्ले के। जी। आना जाना, बगैर तकल्लुफ़ पे जाना। जैसे आजकल होता है कि अपार्टमेंट लेके जाना, दरवाज़ा खटखटा के जाना। जी। किसी का दरवाज़ा खटखटाओ तो कहते कि क्या तुम पराए हो, दरवाज़ा खटखटाया क्यों आए हो। तो इसी तरह किसी के घर चले जाओ, जिस वक्त मर्जी चले जाओ, तो आना जाना इतना खुला होता था। और रात को फिर हम शाम को पुरानी मंडी और दोस्त बैठ जाते थे, रात को खेलते थे, बातें करते थे, गप्पे लगाते थे पुरानी मंडी में, चौक में, वहाँ मैदान पर। वहाँ इसलिए आम लोग तो मिल जाते थे, काफ़ी लोग हम मिलते थे। साथ वाली गलियों के भी लोग जो थे लगभग सबको जानता था। रहन सहन का तरीका कैसा था? सुना कि उस वक़्त नलके हर घर में नहीं होते थे। हाँ, बहुत पानी का प्रॉब्लम तो होता था, पानी का प्रॉब्लम भी था। आमतौर पर गैस की रोशनी में हम पढ़ते थे। जी। और पंखे करवाए तो फिर उसमें बिजली थी ना? नहीं थी? बिजली थी लेकिन बहुत कम थी। गैस हम इस्तेमाल करते थे घर में। जी। और हम उसकी रोशनी में पढ़ते रहे। कौन सी गैस इस्तेमाल करते थे? गैस होता नहीं, उस वक्त एलपीजी तो होता नहीं था। गैस, मेरा मतलब जिसको हम गैस कहते हैं वो क्या होता है जिसमें केरोसिन वाला? हाँ, केरोसिन वाला, पेट्रोमैक्स जैसा बस होता है। वो होता था। तो वो उसकी रोशनी में पढ़ते थे। और पंखे का रवाज तो सुना ही नहीं था, पंखा भी कभी होता है। जी। बल्कि मैं बीए तक भी मैं पंखा इस्तेमाल नहीं किया घर में कभी। आपको गर्मी उस ज़माने में तो शायद इतनी थी नहीं, या नहीं, लगती गर्मी नहीं? लगती थी, लेकिन एक तो पसीना आया हुआ है, दो रात में किताब पढ़ी हुई है, पढ़ रहे हैं, पसीना भी आ रहा है, पढ़ भी रहे हैं। आप कभी तवी के किनारे जाते थे तभी तो लगभग नहाने के लिए, हाँ। या खेलने के लिए, या नहीं, जब तो सैर करने के लिए? वो अक्सर जाया करते थे। बल्कि पिताजी जब आते थे वो भी कई बार उस वन में नौकरी में रहे, क्योंकि मैं पढ़ाई था इसलिए यहाँ आ गया। तो आते थे तो वो तो हमेशा ही सुबह उठ के तवी पर नहाने जाते थे, तो उनके साथ मैं भी नहाने जाता था। हम घर पे अक्सर नहीं नहाते थे, तवी पर जाकर नहाते थे। तो वो एक रेगुलर रूटीन होती थी तवी पर जाना। और फिर संडे के संडे हम नहर पर जाते थे। जी। तो नहर पर उस दिन तो सियालकोट से पूरी ट्रेन भर के आती थी, वो भी वहाँ आती थी। फिर आम ले जाते थे नहर में ठंडे रखने के लिए, ठंडे हो जाते थे, आम खाते थे। ये मुझे याद है कि नहर पे जाना और वहाँ जाके आम। उस ज़माने में कुछ खेल खेलते थे आप? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या और कोई चीज़? हाँ, वो तो थोड़ा बहुत सभी, गुल्ली डंडा से लेके, बांटे से लेके, कभी क्रिकेट भी और फुटबॉल भी, ये खेलता रहा हूँ। आप अपने आप को स्पोर्ट्समैन कह सकते हैं कि नहीं? नहीं, कह नहीं सकता, लेकिन क्योंकि सभी गेम में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था। बल्कि कॉलेज में तो हमारा कंपलसरी होता था गेम्स पढ़ना। तो मैं याद है कि 3 बार कॉलेज जाता था मैं। सुबह जाता था, बीच में वो 2 पीरियड खाली होते थे, उसके बाद लेबॉर्ट्री में काम करना पड़ता था, और फिर उसके बाद गेम्स में 3 बार वहाँ से जाता था मैं। वहाँ बैठ के पुरानी मंडी से पैदल जाता था, पैदल आता था। बीच का जो टाइम होता था, जो अखबार निकालता था, वो अखबार मैंने उसके लिए टाइम निकाल के पढ़ के जाता था। थोड़ी देर पहले आपने कहा कि आपने मैट्रिकुलेशन किया था रणबीर हाई स्कूल से। उसके बाद आप कॉलेज कब गए और कहाँ गए? 43 में अब प्रिंस वेल्स कॉलेज होता था, जी। वहीं जाके मैंने दाखिला लिया। और सब्जेक्ट लिए मैंने, पहले उर्दू पढ़ता था, उर्दू पढ़ता भी था, उर्दू अदब के साथ वाबस्तगी भी थी, उर्दू अखबार का एडिटर भी था। लेकिन उसके बाद जाकर मैंने किस अखबार के एडिटर थे आप? मैंने अखबार शुरू किया था 1942 में। पहले तो कश्मीर संसार के नाम पर किया। उस वक़्त अभी आप स्कूल में थे? स्कूल में था, तो शायद 9th में था या हाँ के। और मैंने और ये अखबार आपका अपना था? अपना अखबार था। और अखबार मैंने शुरू किया पहले कश्मीर संसार के नाम पर। वो डिक्लेरेशन जो मैं किसी और के नाम से लिया, क्योंकि मैं नाबालग था, नाबालग को डिक्लेरेशन मिलता नहीं था। 6 महीने के बाद वाइट लिस्ट बनाते थे, जिस सरकारी इश्तिहार मिल सकते थे। जब वाइट लिस्ट बन गई, जिसके नाम से लिया था डिक्लेरेशन, वो कहला मुझे आधा हिस्सा दो जितनी भी आमदनी होगी।
ये एग्रीमेंट तो नहीं हुआ था, नहीं हुआ या नहीं हुआ था, झगड़ा हो गया। फिर मैंने वो अखबार बंद करके नया डिक्लेरेशन लिया, वो अपने मेरे बहनोई थी उनके नाम पे लिया, उसका नाम रखा पुकार। फिर पुकार से नाम उर्दू में छपता था? उर्दू में अखबार छपता था। कि हफ्तावार था ये? हफ्तावार अखबार था, जिसका एडिटर भी मैं था, समझिए हाकर भी मैं था, पब्लिशर भी मैं था। पब्लिशर सब कुछ मैं करता था। और 6 रुपये खर्चे आते थे। कितने पर्चे छापते थे? 500 छापता था। 500? 6 रुपये लगते थे। 2 रुपये किताबत के, 2 रुपये कागज़ के, 2 रुपये छपाई के। 6 रुपये में 500 कॉपी छपती थी। और जाहिर है कि उस वक्त एडवर्टाइजमेंट नहीं होते थे। कुछ देर के बाद सरकारी में इश्तिहार मिलने शुरू हो गए, 6 महीने के बाद। लेकिन मैंने शुरू कर दिया दोबारा। फिर 6 महीने और लग गए, लेकिन वो पैसा थोड़ा बहुत मैंने जेब खर्च मिलता था, उससे 6 रुपये निकाल लेता था महीने के। वो अखबार क्या सियासी नवीयत का था? खालसा सियासी अखबार था। एक अदबी सफ़े भी होते थे 2-3, जिसमें उर्दू के ख़ास तौर पर जो उस वक्त मशहूर शायर थे। जम्मू एक बहुत बड़ा उर्दू का मरकज़ था। नहीं, मरकज़ तो था ही, इसलिए उर्दू में शायर जम्मू के भी बहुत थे। नहीं, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ अपने सुनने वालों के लिए, जानकारी के लिए भी, कि आपको ये अखबार निकालने का ख्याल कैसे आया? अमूमन स्कूल में जो बच्चे होते हैं उनका ध्यान इस तरफ जाता नहीं है। इस तरह उस ज़माने में तहरीक आज़ादी शुरू हो चुकी थी जी। 1942 की बात कर रहा हूँ जी। तो मैंने कहा कि हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करें इसमें, कैसे करें। अब एक स्कूल का बच्चा क्या कर सकता था। फिर किसी ने कहा कि अखबार निकालो तो उसी से अपने ख्याल पेश करो। तो ये ख्याल आ गया कि अखबार शुरू करते हैं। अखबार शुरू किया तो उसमें सियासी मज़मून भी होते थे, सियासी खबरें भी होती थी, और उसमें कुछ शायरी वगैरह भी। जम्मू में अदीब बहुत थे उस वक्त, वो थे, कोई बाहर के अदीब भी कई बार भेज देते थे। अदीबों के लिए भी कॉलम होते थे, और ये अफसाना भी, शायरी भी, और पॉलिटिकल किस्म के मजमून भी। ये अखबार कुछ बिकता भी था? बिकता भी बांटते थे आप? नहीं, मैं बेचता था। अच्छा। खुद ही बेचता था, और कुछ उसके गाहक भी बन जाते थे। 5 रुपये शायद साल का चंदा था जी। 5 रुपये किसी से मांग लेते, दे भी देते थे। तो खर्चा बाद निकलना शुरू हो गया। जी। लेकिन पहले कुछ महीने तो मैंने अपनी जेब से खर्च किया। अपने जो मुझे जेब खर्च महीने का मिलता था, उससे 6 रुपये निकाल के मैं खर्च कर लेता था, 6 एक शीशू के। तो महीने में 24 रुपये के करीब खर्च आता था। तो इस तरीके से अखबार तो चला। कई बार 2-3 इंटरेस्टिंग बातें हैं। एक तो मुझे लोग समझते थे कि मैं बहुत बड़ा बुजुर्ग आदमी हूँ जी। कोई मुझे मिलने आता था, पुरी साहब से मिलना है। मैंने बताइए किस पुरी साहब से? बल्लाजपुर से मिलना है। मैं बताइए हुक्म कीजिए। उन्हीं से मिलना है। मैंने कहा मैं हूँ। कद भी छोटा, उम्र भी छोटी। और फिर लोग बाद में जो बेतकल्लफ हो जाते थे कि पहले मिलने गए तो हमने समझा आप पुरी साहब के बेटे हैं। इस तरह मैं प्राइम मिनिस्टर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाँ गया, नहीं एडिटर साहब को भेजिए। मैं एडिटर हूँ। नहीं, आप लाइब्रेरी में गए, कहते हैं बच्चे नहीं अलाउड है लाइब्रेरी में। मैं अखबार का एडिटर, मुझे इजाज़त नहीं देते। इस तरह के कई दिलचस्प वाक़यात हुए। मैं आपको वापस कॉलेज के ज़माने में ले जाना चाहता हूँ। आपने सब्जेक्ट क्या लिए थे कॉलेज में? सब्जेक्ट मैंने संस्कृत ली, फिज़िक्स और केमिस्ट्री ली। और जब मेल जोड़ है ये तो संस्कृत और केमिस्ट्री और फिज़िक्स। वही मैंने कहा, उर्दू के बाद संस्कृत। जी। उर्दू भी जानता था, संस्कृत भी जानता था, फिज़िक्स भी जानता था, केमिस्ट्री भी। और एमए में जाके इकनॉमिक्स ली मैंने। और ये था ख्याल कि नॉलेज होता है वो जब तक सबका ना हो कोई मतलब। हाँ, तो इसलिए चूँकि फिजिक्स पर मैं लिखता था तो कुछ इस तरह ख्यालात आते थे कि फिजिक्स का फिलासफी के साथ क्या ताल्लुक़ है, संस्कृत कहता था तो आजकल के अदब के पर उसका क्या असर है, उर्दू पर भी संस्कृत का क्या असर पड़ा। ये बातें मेरे जहन में आती थी उस वक्त भी। कॉलेज में उस वक्त आपके साथी कौन से थे? लेकिन मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था एक, अब्दुल खालिक अंसारी जी। मीरपुर में बाद में बड़े इंपॉर्टेंट लीडर बन गए वो जी। और बड़े वो सेकुलर किस्म के इंसान थे। हालांकि यहाँ हिंदू स्टूडेंट यूनियन, मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन बनी हुई थी, लेकिन हम दोनों की जो टीम थी हम दोनों को मात कर जाते थे। मुसलमानों में जाना होता था वो इतने ज़ोरदार तकरीर करते थे कि बड़े बड़े सब चुप हो जाते थे। और हिंदू को मैं भी बात कर लेता था, हम दोनों मिलकर कोई फैसला कर लेते थे, वो कॉलेज के सभी लोगों को मानने पड़ते। कॉलेज में उस वक्त कोई यूनियन होती थी स्टूडेंट्स की? सबसे पहले मैंने बनाई स्टूडेंट्स यूनियन, जम्मू स्टूडेंट्स यूनियन। किस साल में? ये 45-46 में जाके बनी। और उसमें मेरे बहुत से साथी उसमें थे जो 1-2 साल मुझसे जूनियर थे, जिनको मैंने साथ में लाया। एक इंद्रजीत जाली थे, वो मेरे उसको पहला सेक्रेटरी कर किया और प्रेसिडेंट नहीं होता था जी।
उसका, लेकिन हर मीटिंग में नया प्रेसिडेंट चुन लेते थे। तो उस बारे में जो मेरे बाकी साथी मिले, एक गुरचरण सिंह भाटिया थे, बड़े मेरे लायल साथी रहे, वो बाद में चले गए, कनाडा चले गए। नीलंबर देव शर्मा थे, ये वेद बसीन थे, वेदपाल दीप थे, और इस तरह के कुछ और लोग भी थे जो 10-12 की टीम थी। कॉलेज में कोई लिटरेरी सोसाइटी वगैरह भी हाँ, थी? लिटरेरी सोसाइटी भी थी, उनका भी मैं उनमें भी शामिल होता था। कैसी एक्टिविटीज़ होती थी कॉलेज में? कॉलेज में डिबेट्स, डिस्कशंस और लिटरेरी मीटिंगें भी होती थी। आप किन चीज़ों में ज़्यादा हिस्सा लेते थे? लगभग सब में ही कुछ ऐसा दिलचस्पी बन गई थी कि डिबेट में भी एक बार, पहली बार मुझे कहने लगे जी आपको इनाम देने हैं, किस किस में देने हैं। मैंने लिस्ट बना के दी, इतनी लंबी लिस्ट बन गई। तो प्रिंसिपल हैरान हो, कहते हैं ये क्या हुआ, ये इतने बड़े सभी में आपने हिस्सा लिया, सभी में आपको कुछ प्राइज़ मिल रहा है। क्योंकि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हर चीज़ में होता था, डिबेट में भी और ऐसे कंपटीशन में भी, और पता नहीं क्या क्या। लाइब्रेरी की अलग कमेटी होती थी, उसमें भी मैं मेंबर बन गया। क्लास रिप्रेजेंटेटिव होते थे, तो वो जिसको हम बनाते थे बन जाता था। इस तरीके से कॉलेज के पॉलिटिक्स पर भी काफ़ी कब्जा था, लेकिन सरकार बड़ी नाराज़ रहती थी। सरकार नाराज़ थी? नाराज़ थी क्योंकि किस पे, आप पे? हाँ, लादा पूछूंगा आपसे, मैं पहले कॉलेज की बात कर कॉलेज में भी सरकार नाराज़ थी क्योंकि यूम आज़ादी मनाया 26 जनवरी को। जी आज़ादी से पहले मनाया जाता था दिन जी वो। जी जी। तो मैंने मनाया वो। अब दिन मना के आए, झंडा ला के आया मैं, तो पुलिस मेरे पीछे आ गई मुझे गिरफ्तार करने के लिए। ये 1945 की बात? शायद प्रिंसिपल थे उस महीने में, तो वो एक बल्कि एक्टिंग प्रिंसिपल थे एक दिन के। तो उसने कहा कि मेरी इजाज़त के बगैर क्यों आगे हो। पुलिस को डांटा, मैं रिपोर्ट कर दूंगा तुम्हारी। मैं कहने लगा मैं एक दिन का सुल्तान हूँ। उस ज़माने में एक दिन, ये पिक्चर फिल्म बनी थी एक दिन का सुल्तान। क्या मैं एक दिन का सुल्तान हूँ, मुझे आज 3 दिन तो सुल्तानी करने दो, और फिर फिक्र मत करो, आज मेरे को अरेस्ट नहीं करेगा, कल का जिम्मा मेरा नहीं है। तो इसी के से वो पुलिस वाला वापस चला गया कि मैं तुम्हें शिकायत लगाऊंगा। तो उसके बाद मुझे किसी ने अरेस्ट नहीं किया। आपका कुछ गाने बजाने में शौक था कि नहीं? सुनने में तो था, हाँ, लेकिन गा नहीं सका। कल्चरल साइड और मुशायरों में तो अक्सर जाते थे हम। आर्ट साइड पे? मुशायरे यहाँ बड़े आम होते थे जी। रात को 2-3 बज जाते थे मुशायरा जी। बल्कि उसके बाद भी मुशायरा ख़त्म होता था, जब शायर जहाँ ठहरे होते थे उनके साथ चला जाता था। असली जो मुशायरे, उनका असली कलाम होता था, मुशायरे के बाद फिर वो सुनाना शुरू करते थे। जी। साथ रात जाग के मैंने मुशायरे वो सुने। वो बड़े बड़े मशहूर शायर हिंदुस्तान भर के, हफीज़ जलंधरी आए। तो उसके बाद शायरी सुनने में शौक था या कुछ उसके बाद कलम से भी कुछ निकाला आपने? एक बार कोशिश की, लेकिन मेरे कुछ दोस्तों ने मना किया, भाई ये मत कर, तुम्हारा काम नहीं है, तुम ज़्यादा संजीदा आदमी हो तो वो करो। तो मैं उसके बाद चलें वापस चलें सियासत की तरफ ज़रा। आपने थोड़ी देर पहले बात की थी क्विट इंडिया का असर जम्मू में क्या था, उस ज़माने में कुछ याद है आपको? हाँ, नहीं, हम तो जुलूस निकालते थे जगह जगह, बड़े बड़े जुलूस निकले। और सब ये तो उस ज़माने में जो हमारी गवर्नमेंट थी, प्राइम मिनिस्टर थे गोपाल स्वामी अयंगर जी, वो कंपैरेटिवली बड़े लिबरल थे जी, इसलिए उन्होंने कोई सख्ती नहीं की। जी। उसकी वजह से इन एनी केस सख्ती क्या करते, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट हिंदुस्तानी रियासतों में तो थी नहीं, लेकिन यहाँ खास करके जम्मू कश्मीर में नहीं। जम्मू में तो थी, कश्मीर में नहीं थी। कि जम्मू में जलसे जुलूस निकलते थे बहुत, और पंजाब से बहुत से कांग्रेसी लीडर आते थे, जलसे करते थे। अजायबगढ़ ग्राउंड है, ये जलसा गाह होती थी, यहाँ जलसा होते थे। और जलसे के बाद लेकिन उन्होंने कुछ किसी को कैद वगैरह नहीं किया। हाँ, कोई वार्निंग वगैरह मिल गई मुझे, बल्कि मेरे वाल साहब को भी एक बार वार्निंग दी गई कि तुम्हारा बेटा ऐसी बैटों में हिस्सा लेता है, उसको मना करो वरना तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो उस उधमपुर में उनकी पोस्टिंग थी, मैं जम्मू पढ़ता था। उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हारी सियासत नहीं जानता, लेकिन मेरी तरफ से तुम्हें पूरी आज़ादी है। तो मैंने महाराजा को वैसे भेज दिया है कि मैंने उसको फारकती दे दी है, ठीक, घर से निकाल दिया है, वो अकेला रहता है, मुझे नहीं पता। तो इस तरीके से बात टल गई। लेकिन एक आध वार्निंग के अलावा और कुछ ज़्यादा बात हुई। कॉलेज पहुँच के भी एक बार प्रिंसिपल ने कहा, प्रिंसिपल मेरे ब्लॉक कहता है, मुझे याद प्रिंसिपल सुंदरदास मल्होत्रा होते थे, वो थे प्रिंसिपल सुंदरदास मल्होत्रा। तो वो कहने लगे, बड़े कामते कहने लगे, बेटा बेटा, मैं तुम्हें बेटा कह सकता हूँ? मैंने कहा बुजुर्ग नहीं, अच्छा छोटे भाई हो। मैंने बात क्या है, घबराई क्यों हूँ? मुझे प्राइम मिनिस्टर का हुक्म आया कि बिलाईपुर के खिलाफ एक्शन लो वरना तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो आपके खिलाफ क्यों एक्शन लेंगे, आपके फैमिली है, बाल बच्चे हैं, मेरे खिलाफ एक्शन ले लीजिए।
मुझे है कुछ ले लो एक्शन में, ले लीजिए, लेकिन इसके जो नतीजे होंगे वो भी देख लीजिए। कल को लाहौर के सब अखबारों में चर्चा होगी, क्योंकि उस बारे में लाहौर का प्रेस बड़ा पावरफुल होता था। वो चर्चा होगी, देख ली, प्राइम मिनिस्टर कह दी, बस बदनामी होगी उनकी, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, मुझे क्या कर लेंगे आप, मेरे लिए सर्टिफिकेट बन जाएगा जब आज़ादी मिलने वाली है। मुझे इतना कॉन्फिडेंस हो गया था कि आज़ादी मिलने वाली है, आज़ादी के बाद मेरे सर्टिफिकेट बन जाएगा कि मुझे मेरे खिलाफ प्रिंसिपल ने एक्शन लिया था, कॉलेज से निकाला था या जो भी किया था, मेरे सर्टिफिकेट का काम करेगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपका नुकसान होगा। खैर वो बात वो भी टल गई। तो तीसरी बार मैंने कहा कि मुझे कैद करने आया तो प्रिंसिपल मना कर दी, तुम कैद नहीं, मेरे इजाज़त के बाद नहीं कर सकते। इस तरह की थोड़ी बहुत वार्निंग के बावजूद भी कोई लिखता भी था आर्टिकल, तो कभी कभी अफसर का भी आ गया, जो थे उस मान में कौल थे, कोई एहसन कौल, ये क्या नाम था उनका, हाँ, तो वो उन्होंने कहा भाई ये क्यों लिखा, मैंने कहा भाई तो आगे से मत लिखो इस तरह। एक बार यहाँ जम्मू में गोली चली थी 1943 में, तो मेरे अखबार का हेडिंग था रोटी एजिटेशन, वही, उस बारे में मैं पूछना चाहता था आपसे। हाँ, तो क्योंकि मैं उसमें एक्टिव भी था, शामिल भी था, और अखबार में मेरा हेडिंग था जम्मू के नहते अवाम पर पुलिस का मुंतकमाना, बेरहमाना, वहशाना गोली। ये रोटी एजिटेशन थी क्या? महंगाई बढ़ रही थी, हाँ, तो जगह जगह जलसे शुरू किए। सबसे पहले कांग्रेस ने, यहाँ उनके बड़े मशहूर लीडर होते थे चौधरी मोहम्मद शफी जी, बड़े बेलाग आदमी थे, तो वो पीछे एमपी भी हो गए थे, बाद में एमपी हो गए थे, पहले पाकिस्तान में रहे वो 47 के बाद, तो उनको एक्सचेंज या प्रेसिडेंट के तौर पर बुलाया गया था। तो मुझे वो मेरे बड़ा प्यार करते थे मुझसे, तो हम जो जलसे करने रानी मंडी चौक में, तो आहिस्ता आहिस्ता जब मूवमेंट बन गई, तो फिर उसके बाद जो ये थे हिंदू लीडर, मुस्लिम हिंदू सभा के लीडर थे गोपाल महंगी, कुछ देर के बाद 2 लीडर थे हिंदू सभा के, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के, वो इकट्ठे मिले जी। कौन कौन, कोई नाम याद है? मैं वही कह रहा हूँ, गोपाल महंगी थे इनके, चौधरी अब्बास थे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के। उन्होंने कहा कि ये मूवमेंट बड़ी पॉपुलर हो गई है, अब वो इकट्ठे मिल गए। गोपाल दत्त महंगी उसके सदर बने और उसके सेक्रेटरी बने अल्लाह रखा सागर, जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी थे। तो इन दोनों ने तारीख सब का जमा ले लिया, एजिटेशन शुरू कर दी, और 23 सितंबर को, कौन सा साल था? 1943 जी। जुलूस निकालते जब शहीदी सिटी चौक में पहुँचे जी, मैं वहाँ मौजूद था उनके साथ ही, तो मेरे देखते देखते ही पुलिस ने रोका उनको, गोली चला दी। इसमें 4 मुसलमान थे, शायद 3 हिंदू मौके पर मर गए, जख्मी हुए या मर गए, और मैं साथ की गली में, सिटी चौक गली में चला गया, वहाँ बच गया। तो ये मेरी आंखों का वाक़या था। उस पर मैंने जो लिखा, बड़ा सख्ती से लिखा, कि मैंने कहा लिखा ना, बताया कि पुलिस का नहते अवाम पर बेरहमाना, वहशाना, जालमाना, कितने लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिए। मुझे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बुलाते हैं, ये आपने इतने सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए, मैं पुलिस ने सख्ती भी काम नहीं की है, नहीं ये तो आपका एक्शन लिया जाए, ले लीजिए, नहीं आइंदा से मत लिखिए। अब कमीशन बैठ गया है, सब जुडिस है, कमीशन के द्वारा मैं नहीं लिखूँगा, लेकिन ऐसा वाक़या कभी और हुआ तो मैं लिखूँगा। खैर बात टल गई। इसमें मैंने बहुत से बच्चे में जब एक्शन लेते लेते बच गए। अब वहाँ फिर कमीशन की रिपोर्ट रेगुलर रिपोर्ट में दिया करता था अपने अखबार में, और इसमें एक तो ये था, इस मूवमेंट में मेरा ऐसा रहा। फिर पहली कश्मीर में एडिटर्स कॉन्फ्रेंस हुई जी, किस साल? 43 में जी। तुषार कांति घोष आए जी, वहाँ से, या मुझे इंट्रोड्यूस कराया गया यंगेस्ट एडिटर ऑफ द स्टेट, वो कहना यंगेस्ट एडिटर ऑफ इंडिया। उस वक्त ये जो एडिटर्स कॉन्फ्रेंस थी जम्मू कश्मीर की, इसका चेयरमैन कौन था? मुल्क राज साहब थे जी। तो वो हम यहाँ से जम्मू में कारों पर गए, मैं उनके साथ ही बिठा लिया, उन्होंने बड़ा प्यार से बिठाया उन्होंने। मुझे बंगाली में नाम लिखना सिखा दो जी, बंगाली में, अपना नाम उनका नाम बंगाली में उन्होंने लिख के दिया, मेरा नाम बंगाली में लिख के दिया। मुझे वो कुछ याद है बड़ी देर तक, और बड़ी बातें करते रहे। शेख साहब ने उसको इफ्ताह किया था श्रीनगर में, तो वो उसमें बड़े बड़े दोस्त भी बन गए वहाँ कश्मीर के। सदरुद्दीन मुजाहिद होते थे, मुजाहिद अखबार का एडिटर, वो थे कुछ और अखबारों का एडिटर थे, सब एडिटरों से मिला मैं। तो इसलिए भी लोगों ने बड़ी कदर की, यंगेस्ट एडिटर है तो बड़े प्यार जियाला केले मिले उस जमाने में। वो आपका चंदा क्या है? मैंने कहा 5 रुपये 4 रुपये क्या भी था, उसमें निकाल के दे दिया। तो मैं बड़ी कदर करता हूँ आपको, मुझे अखबार बाकायदा भेजा करो। तो इस तरीके से कुछ और शख्सियतें मिली वहाँ कश्मीर की। तो कश्मीर वापस चलेंगे, मैं अभी आपको वापस जम्मू ला रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि कॉलेज के ज़माने में यहाँ पे कोई स्टूडेंट पॉलिटिक्स क्या था? स्टूडेंट पॉलिटिक्स मैंने कहा ना, कुछ तो कॉमन इश्यूज होते थे। हम आज़ादी का दिन मनाते थे जी, 26 जनवरी को, तो
तो उसके अलावा महात्मा गांधी का दिन भी मनाया जी। जन्मदिन मनाया। तो कुछ ये जो कॉमन इशू होते थे, इवन क्विट कश्मीर मूवमेंट में भी हमने कुछ प्रोटेस्ट वगैरह किए। तो काली में इस किस्म की सियासी सरगर्मी भी होती थी, और एक बार शायद फीस बढ़ा दी गई तो उस पर हड़ताल भी हमने की। एक और मुझे वाक़या याद आता है कि टीचर एसोसिएशन ने कॉल दी उनकी एजिटेशन की, तो मैंने स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से कॉल दे दी कि इसकी हमायत में स्ट्राइक की जाए, 2 दिन स्ट्राइक की जाए। तो पहली बार शायद जम्मू सूबे में तालब इल्मों की पूरे सूबे में बहुत सी जगह पर हुई जी उस कॉल की वजह से। तो पहले दिन 2 रुपये जुर्माना किया गया, दूसरे दिन 4 रुपये जुर्माना किया गया, 6 जुर्माना किया। और उसको इस जुर्माने को माफ़ करने के लिए लगातार हम 1-2 साल जद्दोजहद करते रहे। ये नई गवर्नमेंट आई शेख अब्दुल्ला की, फिर हमने पहली डिमांड ये पेश की कि भई अब इसको जुर्माना माफ़ किया जाए। पहले वो भी नहीं माने, फिर उसके बाद आखिर में वो भी मान गए तो वापस कर दिया गया 2 रुपये 4 रुपये। मैं आपको वापस आपके परिवार की तरफ लाना चाहता हूँ। जब आप स्कूल और कॉलेज में थे तो जाहिर है कि घर वालों की सपोर्ट तो थी ही। घर में आपने कहा बहन भाई बहुत थे, तो आपकी तरफ तवज्जो कितनी होती थी, प्यार कितना मिलता था? बहन भाइयों के साथ आपके रिश्ते, तल्लुक, दोस्ती कैसी थी? नहीं, वो तो उस ज़माने में तो एक था, तो होता ही था कि बहन भाइयों का प्यार भी बहुत होता था। और मेरे पिताजी माताजी दोनों प्यार भी करते थे, बल्कि यहाँ तक तो मुझे एक बराबर की हैसियत से समझते थे कई बातों में बारे में। मैं जब लिखता था भी तो लगता था कि मैं कुछ उसके बारे में बातें करते थे, तो पॉलिटिक्स के बारे में भी, बाकी बातों के बारे में भी, तो मुझे काफ़ी इज़्ज़त मिलती थी। उसके बाद एक फिर वो जम्मू भी आ गए, जब पहले उधमपुर में थे, फिर जम्मू आ गए, जम्मू भी रहे, गेम वार्डन रहे, फिर ये जंगलात के महकमे में भी डीएफओ थे। जम्मू से रिटायर हुए वो। जम्मू में रिटायर होने के बाद हम पहले यहाँ रहे राज तिलक रोड पर एक किराए के मकान में, वहाँ आ गए। तो वहाँ तो हम सभी इकट्ठे रहते थे, सभी भाई छोटे थे मुझसे, इसलिए एक बड़े भाई के तौर पर सभी इज़्ज़त करते थे मेरी, और सभी छोटे थे। और माताजी पिताजी भी वहीं रहते, सभी वहीं रहते थे। लेकिन वहाँ से भी मैं अपना काम जारी रखता था काली की पढ़ाई तक। और आपने ग्रेजुएशन किस साल की? ग्रेजुएशन मैंने 47 में की। 47 में? फिर मैंने सोचा एक बार कि कुछ और पढ़ना चाहिए, तो मैं बस मैंने सलाह की पैसा को, तो मैंने माता जी को कहा कि मैं दिल्ली जाकर पढ़ूंगा। उस वक्त यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं होती थी। कहने कि यहाँ तो है कोई नहीं, तो पैसा वगैरह का इंतजाम कोई नहीं है। पिताजी के पति कहीं बाहर गए हुए थे, वो आएंगे कर देना। मैंने उनको कह देना मैं जा रहा हूँ। अब पे समाज बांधा चल पड़ा, और बस अड्डे पर परेड में बस अड्डा होता था जी। वहाँ के मेरे दोस्त वगैरह लगे हुए थे, वहाँ 50-100 रुपये की 40 रुपये मांगे। मैंने मुझे उधार चाहिए, मैं दे दूँगा, वापस कर दूँगा। उधार लेके मैं दिल्ली पहुँच गया। तो दिल्ली जाके आप घर से भाग के तो नहीं गए? नहीं, बता के गया, उनकी मर्जी से गए? उनसे मर्जी से गया। तो वहाँ गया, लेकिन कोई पैसा वगैरह नहीं ले सका, उनके पास था नहीं, उस घर पे पिताजी थे नहीं, उधार लेके वो चला गया। और मेरे जो चचा थे वो दिल्ली में उनकी मुलाजमत थी, कुछ देर उनके पास रहा। फिर जाके वहाँ कॉलेज था, कैंप कॉलेज उसको कहते थे, पंजाब यूनिवर्सिटी का, वहाँ दाखिला लिया। टेंटों में रहता था। तो कुछ देर तो मैं वहाँ उधार वधार लेकर गुजारा करता रहा। फिर लोन मिल गया, सभी रिफ्यूजी को मिला था, पता नहीं 1200, 1400, 1500 कितना रुपये, वो बड़ा होता है उस ज़माने में। तो वो मैंने सब उधार ख़त्म कर दिए, वापस कर दिए। इस तरीके से उधार लेके पढ़ता रहा, और जब पढ़ के हटा तो मैंने वो उसको लोन जो था उससे निकाल दिया, बगैर किसी मदद के, माली मदद के। मैंने एमए वहाँ से कर लिया। चलिए हम वापस जम्मू आते हैं। आपने बात की कुछ समय पहले क्विट कश्मीर की। मुझे ये बताइए कि उस वक़्त क्विट कश्मीर का असर कश्मीर में तो था ही, जम्मू में कितना था? जम्मू में नहीं था, ना को मुसलमान थे ज़्यादा इसके साथ, ना हिंदू साथ थे। तो हमारा स्टूडेंट्स का ग्रुप था। तो स्टूडेंट्स का ग्रुप कैसे क्विट कश्मीर के साथ मुंसलिक हुआ? नहीं, हम तो एक शुरू से ही ये जिसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उसकी डिमांड करते हैं। हालांकि मैंने अपने अखबार में ये ज़रूर लिखा, मेरा ये एक मतभेद है कश्मीर की तहरीक से। जो डोगरा मुर्दाबाद कहते हैं, ये मेरा राज नहीं है, डोगरों का राज नहीं है। आप शख्सी राय मुर्दाबाद कहें तो हमें मंजूर है, लेकिन डोगरा मुर्दाबाद मत कहिए। आप कहिए शख्सी राय ख़त्म होना चाहिए,
रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनना चाहिए, उस पर हमें आपकी सपोर्ट करेंगे। इस रिजर्वेशन के साथ हमने थोड़ा सा ये प्रोटेस्ट किया। इलेक्शन होने लगे तो हमने टांगे पे बैठ के बाईकाट करो नारे लगा दिए, और उससे ज़्यादा हमको कंट्रीब्यूट नहीं कर सके। लेकिन उसने जयपुर का निर्णय आया क्विट कश्मीर मूवमेंट की मदद के लिए जी। तो पहला जलसा, उससे पहले अरुणा आसफ अली आई तो हम उसके स्वागत के लिए चले गए 46 में आई थी, और उनके स्वागत के लिए हम चले गए रणबीर सिंहपुरा। वहाँ जो पहला स्टेशन था वो सियालकोट से आई थी। तो वहाँ को गड़बड़ करने की कोशिश की, कोई सरकारी आदमियों ने या कुछ ये हिंदू पार्टियों ने। तो उन्होंने कहा जलसा कैंसिल कर दो, जो हमारे बुजुर्ग सीनियर लीडर थे। तो मैंने कहा जलसा कैंसिल नहीं होगा। तो अरुणा सिंह कहती कि मैं इस नौजवान की बात मानूंगी तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। मेरे हाथ में तिरंगा हाथ में है, तिरंगा खून से लथपथ हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं हिलूँगी। तो हम यहाँ से जम्मू से जितने स्टूडेंट्स गए हुए थे, बहुत से गाड़ी में भी गए हुए थे, आरसपुरा झंडे लेके, झंडे निकाले थे, लाठियाँ लेके घेरा डाल लिया। अरुणा जी को आप अंदर आ जाइए। फिर कहा जिसने सुनना अंदर आ जाए, जिसने नहीं सुनना बाहर चले जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता करके जलसा कामयाब जलसा हो गया। तो दूसरी बार कुछ महीनों के बाद जयपुर का नारायण आए। तो जयपुर का नारायण आए तो नहीं, वो किस साल आए और किस महीने? 46 में दिसंबर में 46 दिसंबर में जयपुर का नारायण आए। तो वो जब आए तो मैं एक दिन पहले चला गया रणबीर सिंहपुरा। तो हमारे हाथ में नेशनल काउंसिल की किताबें, मेरा प्रचार था, आपकी थी। हम गुरुद्वारा में चले गए रहने के लिए। कल गए ये क्या करें, नेशनल का प्रचार जम्मू में नहीं हो सकता, या चले जाइए गुरुद्वारा से। मैंने गुरु के घर से आज तक किसी को निकाला नहीं गया, ये तो मैंने पहली बार सुना है। गुरु के घर में सभी लोग के लिए है, मुसलमान हिंदू सभी आकर रह सकते हैं। कुछ देर बैठ कर मान गए। फिर मैंने उनको समझाया कि जयपुर का नारायण बहुत बड़े लीडर हैं हिंदुस्तान के, तो उनकी बेइज्जती मत करो। आखिर में जब समझ गए, जो आदमी जिस आदमी ने पहले मुजाहरा ऑर्गेनाइज किया था अरुणा आसफ अली के खिलाफ, एक शर्त पर मैं इजाज़त देता हूँ यहाँ जलसे करने की, जयपुर का नारायण हमारे घर में चाय पिए आके। मंजूर आई शर्त। तो फिर जयपुर का नारायण का जलसा बड़ी शान से हुआ, क्योंकि वो गड़बड़ कोई कर नहीं सका। और जिन लोगों ने पहले बार विरोध किया था वो भी शामिल हो गए स्वागत करने के लिए। जलसा कामयाब हो गया। एक उस जलसे में कुछ बड़ी खरी खरी बातें की जयपुर का नारायण ने जी। कुछ तो ये है कि कांग्रेस जो कहती है राजे महाराजे सिर्फ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, ये कांग्रेस गलत बात कहती है। राजे महाराजे अंग्रेजों का एजेंट है। मगर उस वक्त जयप्रकाश जी तो कांग्रेस का हिस्सा थे ना। हाँ। लेकिन इसके बाद ये कहा कि नहीं, मैं हम इसके खिलाफ। दूसरी बात उन्होंने कही ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये हमारी तहरीक को, आज़ादी को सबटाइज कर रही है। और मुझे पता लगा कि नेशनल काउंसिल में कम्युनिस्टों ने कब्जा कर रखा है, तो कम्युनिस्टों के खिलाफ भी उन्होंने कुछ बड़ी खरी खरी बातें की। अब जब आए यहाँ, कांग्रेस इसलिए स्वागत नहीं कर रही थी कि वो क्विट कश्मीर मूवमेंट के सपोर्ट के लिए आए हैं। नेशनल काउंसिल इसलिए नहीं कर रही थी कि उन्होंने कम्युनिस्टों के खिलाफ थे। वो कम्युनिस्ट वैसे भी जयपुर के बहुत खिलाफ थे। तो जम्मू आए तो एक वर्कर्स मीटिंग वगैरह हो गई। कांग्रेस ने कहा वर्कर मीटिंग में आ जाएंगे, कांग्रेसी वर्कर मीटिंग में आ गए, नेशनल काउंसिल भी आ गए। लेकिन बाकी जगह दौरान उनके जम्मू में कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि नेशनल काउंसिल ने बाईकाट कर दी किस्म का। ये दो बातें 46 में हमने की। तो इन्हें वे क्विट कश्मीर मूवमेंट का साथ भी दिया, लेकिन कुछ रिजर्वेशन के साथ। ये झूठ बार बार कहा। हम हर जलसे में जहाँ मीटिंग होती है ये कहते थे हम लोक राज मुर्दाबाद कभी नहीं कहेंगे, हम शख्सी राज जमहूरियत चाहते हैं, राज के खिलाफ लोक राज चाहते हैं। बस ये चाहते हैं लोक राज होना चाहिए। कश्मीरियों को खुश करने के लिए वहाँ पाने के हालात है, कहते हैं हम उसके हक में नहीं हैं। अरुणा आसफ अली और जयप्रकाश नारायण के अलावा कोई हिंदुस्तान के बड़े लीडर जम्मू में उस जमाने में आए थे? हम महात्मा गांधी आए थे यहाँ। महात्मा गांधी तो पीछे आए, 47 में आए। 47 नहीं, उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ। उससे पहले पंजाब के लीडर सभी आते थे। कौन, कोई नाम बताएं? लेकिन डॉक्टर सत्यपाल होते थे, बड़े मशहूर लीडर पंजाब के। वहाँ डॉक्टर किचलू एक बार आए, सैफुद्दीन किचलू आए। और फिर ये शौरश कश्मीरी आए। मुंशी अहमदुद्दीन होते थे सोशलिस्ट पार्टी के लीडर, वो आए। और सोशलिस्ट पार्टी पंजाब के जितने लीडर थे, इनके जलसे वगैरह होते थे जम्मू में? सोशलिस्ट पार्टी के जलसे होते थे। तो आप सुनने जाते थे कि? हाँ, सुनने भी जाते थे। उनको ऑर्गेनाइज करने में उनकी मदद भी करते थे। लेकिन आप किसी पार्टी के साथ उस वक्त नहीं थे? थोड़ा सा मैं कांग्रेस सोशलिस्टों के साथ मेरा रिश्ता बन गया। ठीक। जयप्रकाश के साथ तब से रिश्ता बन गया, अरुणा आसफ अली के साथ बन गया। और जो बाकी पंजाब के सोशलिस्ट लीडर आते थे वो मुझे ढूंढ लेते थे। पता यहाँ पे उस वक्त आपके साथ सियासी जो आपके दोस्त थे या आपके साथ साथी थे, आपके कौन कौन से थे? सियासत में मैं समझता मेरे जो सीनियर साथी थे ओम प्रकाश सराफ जी,
वो और मैं दोनों काफ़ी इकट्ठे जी। चले काफ़ी देर तक, अब तक बल्कि चलते रहे। एक तो वो थे, और मैंने पहले कहा उस मामले में अब्दुल खालिक अंसारी थे मेरे साथ, जी। ये दो थे। बाकी मुझसे जूनियर थे, एक 2 साल, और जिनका नाम पहले लिया मैंने। लेकिन पोलिटिकल लीडरों में मैं चौधरी मोहम्मद शफी बहुत उनकी मैं इज्जत करता था, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। वो भी जगह जगह मेरा जिक्र करते थे, मेरी तारीफ करते थे। आपका तल्लुक और रिश्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कब शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? नहीं, वो तो मैं शेख साहब के कांटेक्ट में आया 1943 में। जी। पहली बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू में की। अच्छा। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तो मैंने उन्हें सवाल पूछा कि सुना कि आपने जो जिनको बकरा कहा जाता था उन मोहल्लों का घेरा डाला हुआ है, तो वहाँ क्या कर रहे हैं, क्यों डाला हुआ है? वो गुस्से में आ गए। हाँ, घेरा डाला हुआ है, हम उनको बिल्कुल निकलने दें, हम ख़त्म कर देंगे। और यूँ ही कह दिया। शीशा जो आप कह रहे हैं ये ऑन द रिकॉर्ड है, सबको मैं अखबार में दे दूँ। फिर थोड़े से घबरा गए। नहीं, मेरा मैंने ये खाम में टाल डालने के लिए कहा जा रहा है, हम कहाँ ये बातें नहीं करते हैं। तो इस तरीके से उसके बाद में मिले तो बड़े प्यार से मिले, क्या करते हो, कौन सा अखबार तुम्हारा है, क्या हुआ है, तब पहली बार उनसे मिला तो एक ताल्लुक सा बन गया था। फिर एडिटर कॉन्फ्रेंस में मिले, तब भी काफ़ी उनसे लंबी बातचीत हुई। एक बार मुझे याद है मैं उनको 1940 में आए थे उनसे मिलने गया। श्रीनगर गए थे आप? हाउसबोट में ठहरे हुए थे जी। तो मिलने गया, तो फिर मैंने कहा कि एक आपका फ़ोटो ले लें। तो वो यह पोज बनाते हैं, बाहर से अंदर से निकले, हाउसबोट की सीढ़ी में खड़े हो गए। बैकग्राउंड में सारी डल लेक थी, अब यहाँ से मेरा फ़ोटो खींचो। ये मुझे पहली याददाश्त मेरी है जब पंडित नेहरू से मिला था कश्मीर में कहीं। जी। अच्छा, जम्मू का मुझे बताइए, सियासी माहौल 44, 45, 46 में प्रभावित था कुछ कांग्रेस आइडियोलॉजी से, या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आइडियोलॉजी से, या हिंदू महासभा की आइडियोलॉजी से, या डोगरा सभा की? सबसे पहले तो डोगरा सभा सबसे बड़ी तंजीम थी जी, जो 1905-6 में बनी थी। लाला हंसराय महाजन ने बनाई थी, बल्कि उन्होंने ना सिर्फ डोगरा सभा बनाई बल्कि इन्होंने इस्लामिया भी उन्होंने बनाई, उसके सेक्रेटरी भी बनाए, महाजन सभा भी बनाई। कितनी तंजीमें उन्होंने बना डाली, तंजीम बनाने के, संस्था बनाने के एक्सपर्ट थे। और ये डोगरी सभा बनाई तो पहले महाराज ने पूछा क्यों बनाई गई, तो उसका भी खैर जवाब दिया, उनको इजाज़त मिल गई बड़ी मुश्किल से। पहली सियासी जमात जो बनी, लेकिन सियासी शक्ल इसकी बनी जब महात्मा बुद्ध सिंह इसके सदर बने, शायद 1925-26 के में। और उन्होंने जब महात्मा गांधी कैद हुए, उन्होंने काल दी हड़ताल की। 3 दिन हड़ताल जम्मू में रही। और ये कौन सा साल था? 25-26-27 के करीब नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट चली थी। आपके जन्म से पहले की बात है। हाँ, उसके बाद फिर जब वो हड़ताल हुई तो उस महीने में डोगरा सभा का दबदबा बन गया। उनके लिए एक्शन लिया गया, डोगरा सभा बैन कर दी गई। अच्छा, रणबीर भी कुछ देर के लिए बैन कर दी गई, जिसने ये खबर छापी थी। उसके बाद जब बुद्ध सिंह आए तो मेरा उनके साथ बड़ा रब्ता रहा जी। और मुझे याद है चिनानी स्टेशन में जी, उसमें वहाँ भी मेरे पिताजी को ड्यूटी पर लगाया गया इंक्वायरी करने के लिए, क्योंकि राजा वहाँ कहता था ज़मीन का मालिक मैं हूँ जी, सब ज़मीनों का। यहाँ कोई मुजाहरा है ना टेनेंट है, कुछ है, मालिक हूँ। वहाँ लोगों ने कहा नहीं, हमें राइट मिलना चाहिए। तो ये इंक्वायरी करने चले गए क्या कानूनी पोजीशन क्या है। मैं उनके साथ गया, वो तो अपनी इंक्वायरी करते रहे, मैं साथ साथ वो सियासी बातें भी, बगावत की बातें भी करता गया। तो बड़े बड़े लीडर वहाँ मिले। तो मुझे अब भी याद है, कई लोग हम भूल गए हैं जिनका नाम हमें याद रखना चाहिए। एक तो मिस्त्री शफी थे उनके लीडर, एक नातो नाम की एक लेडी थी जी, नातो ने औरतों का जुलूस निकाला जी। मैं अब भी चाहता हूँ कि जम्मू के लोग उसको याद करें, उसकी यादगार बनाएं नातो की। तो उसने भी कही, इस तरह और बहुत से लोग थे, और बड़े उधमपुर के बड़े लोग उसमें जाते थे। तो बुद्ध सिंह वहाँ भी आए उस एजिटेशन को लीड करने के लिए। तो उनके साथ भी मेरा एक नज़दीकी रिश्ता रहा, महात्मा बुद्ध सिंह के साथ भी। तो इस तरीके से उस टाइम में तो रहा, लेकिन शायद 46 बार करीब नेशनल कांग्रेस का मेंबर बना होगा, लेकिन एक रिश्ता रहा रिजर्वेशन के साथ। हम ये हमारा मतभेद है, इस मामले में हम आपकी सपोर्ट करते हैं। और इसलिए भी ज़्यादा रिश्ता नहीं बन सका नेशनल कांग्रेस के साथ, क्योंकि मेरा कुछ सोशलिस्टों के साथ रिश्ता बन चुका था। तो वो इसमें कम्युनिस्ट ग्रुप ज़्यादा हावी था नेशनल कांग्रेस के साथ। उस वक्त महाराजा बहादुर का काफ़ी दबदबा था। आपकी कुछ यादें हैं दरबार के साथ या महाराजा साहब की कामकाज के साथ, या कभी मुलाकात हुई थी उस ज़माने में? नहीं हुई, देखा दूर से? नहीं, 1-2 बार कहा गया मुझे, पता नहीं कि कॉलेज के ब्राइट स्टूडेंट्स को उनके साथ पेश करेंगे, ये करेंगे, मिलाएंगे। तो खैर वो मुलाकात हुई नहीं, लेकिन ये मैंने उनको किसी बात पर नाराज़गी मुझसे हो गई थी, मैंने बताया पहले, वो बात अलग है।
लेकिन ये महाराजा का एक तो था कि जम्मू में उनके खिलाफ उस किस्म का जज्बा नहीं बन सकता था जो कश्मीर में बना था। बल्कि आखिर में भी मुझे याद है कि जब चौधरी गुलाम अब्बास को कैद किया गया तो उनके बाद चौधरी अमीरुद्दौला वाइस प्रेसिडेंट थे जी। उन्होंने एक बयान दिया कि हम क्विट कश्मीर मूवमेंट के ख़िलाफ़ हैं क्योंकि ये डोगरा महाराजा के ख़िलाफ़ है, हम डोगरा महाराजा के वफादार हैं, हम उसके खिलाफ नहीं हो सकते। वो तो रेजोल्यूशन पास किया था उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में। रेजोल्यूशन पास करने उनका अलग बयान भी आया, रेजोल्यूशन पास भी कर दिया। तो उसमें उन्होंने कहा कि जब आज़ादी की बातें चल रही थी, अलहाक की बातें चल रही थी, उन्होंने कहा हम आज़ादी को सपोर्ट कर रहे थे, ये मुस्लिम काउंसिल वाले भी। क्यों? इसलिए वजह ये बताएगी कि डोगरा राजा है, ये कायम रहना चाहिए। पाकिस्तान जाएगा तो शायद ये ना इसको बर्दाश्त न करें। सिर्फ महाराजा की वफादारी की वजह से मुस्लिम काउंसिल थी वो भी महाराजा की वफादार थी, हिंदू सभा थी वो भी महाराजा की वफादार थी। बल्कि जो जम्मू के हिंदू सभा के जो लीडर थे उन्होंने भी आज़ादी की हमायत की थी। आप समझते हैं क्या ये वजह हो सकती है कि महाराजा बहादुर और उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे आरसी काक उस वक्त, ये जम्मू कश्मीर के लिए आज़ादी चाहते थे? ये भी वजह हो सकती है कि महाराजा के चूँकि रिलेशन नेहरू के साथ अच्छे नहीं थे जी। दूसरा, नेहरू शेख अब्दुल्ला को चाहता था कि उसको रहा किया जाए, उससे बात की जाए, ये भी वजह है। उसको ये भी डर था कि अगर हिंदुस्तान में शामिल हो गया तो शेख अब्दुल्ला की गवर्नमेंट बन जाएगी, मेरा भविष्य क्या होगा। बहुत सी वजह हो सकती है। और मुझे ये भी बताया गया है कि ये जम्मू के लीडर मिलने गए मुस्लिम लीग के जो उस वक्त अध्यक्ष थे जिन्ना से मिलने गए, उन्होंने मना किया भाई तुम आज़ादी की बात करो, हमारी बातचीत चल रही महाराजा के साथ। तो स्टैंड से एग्रीमेंट इसका पाकिस्तान के साथ हो गया। तो जम्मू के कुछ लीडर मिलने गए, गोपाल मींगी सबसे पॉपुलर लीडर थे हिंदुओं के, महाराजा से अपॉइंटमेंट मांगी उन्होंने जी। महाराजा ने खुद तो अपॉइंटमेंट नहीं दी, क्या नाम था उनका, यो स्वामी सचदेव उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि महाराजा ने कहा उनसे मिल लो। तो उन्होंने कहा कि तुम आज़ादी की बात करो। तो कुछ उन्होंने आर्गूमेंट वगैरह किया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। अब गोपाल महंगी थे सिर्फ जो उन्होंने बाद में साथ नहीं दिया आज़ादी की के नारे का, लेकिन बहुत से बाकी हिंदू सभा के लीडर भी थे, वो भी इसका समर्थन कर रहे थे। और मेरा उनके साथ काफ़ी झगड़ा भी होता था। मैं जब बात करता था कि हमें हिंदुस्तान में शामिल होना चाहिए, वो कहते नहीं, हमारा बड़ी बहादुर कौम है हमारी डोगरों की, हमने लद्दाख गिरफ्त फतह किया था, हम लाहौर में झंडा गाड़ेंगे, ये किया गया। इस बात पर काफ़ी मेरा उनसे मतभेद होता रहा। गुस्से में भी आ जाते थे कई बार, तो कि तुम महाराजा के खिलाफ इसलिए कहते हो, कुछ वजह हो। तो मैं ये समझता था कि इंडिपेंडेंस का कोई स्कोप नहीं है, हमें हिंदुस्तान में शामिल होना चाहिए। जिस वक्त हिंदुस्तान को आज़ादी मिली और पाकिस्तान बना, उस वक्त आप जम्मू में थे? बिल्कुल जम्मू में था। उस वक्त हालात जम्मू के क्या थे? ये बड़ी अनसर्टेनिटी सी बन गया कि भाई ये क्या हो गया। और जब झंडे देखे हमने, जो सेंट्रल सब्जेक्ट होते थे, फेडरल सब्जेक्ट जी, तारघर, डाखाना, इन पर पाकिस्तान के झंडे लगे हुए हैं। हमें बड़ा तजुर्बा हुआ कि जम्मू में पाकिस्तान के झंडे लग गए हैं और फिर अनसर्टेनिटी, पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। हम ये रोज़ देखते थे क्या बनेगा, तो एक अनसर्टनी का माहौल बन गया था जम्मू में, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, ये मुझे याद है। तो इस वजह से फिर कुछ सितंबर के करीब जाके ये सांप्रदायिक दंगे भी शुरू हो गए। वो कब शुरू हुए थे, आपकी कुछ याद है आपको? मुझे याद है। जम्मू शहर में क्या हुआ था? जम्मू शहर में भी हुआ। जम्मू के या हिंदू इलाके में मुसलमान मारे गए, उसके मुसलमान इलाके में हिंदू मारे गए। तो यहाँ तो मैं जगह जगह गया जहाँ दंगा होता था। बल्कि मैंने वहाँ एक स्टूडेंट्स पीस वॉलंटियर कोर जी, परेड ग्राउंड में ही मुझे जो आदमी मिलता था जो दंगों के खिलाफ होता था, उनको कहते आप हमारे मीटिंग में आ जाए जी, हम सिर्फ मिले करेंगे आपस में, ताकि हमारा आपस में संगठन में बना रहे, वो शक्ति मिले हमें एक दूसरे से। वहाँ रोज़ मिलते थे, तो ड्रिल वगैरह भी करते, कुछ और करते थे। एक टेंट लगा के एक दिन किसी ने किसी मुसलमान की लाश वहाँ फेंक दी, कल आप सबका यही अशर होगा जो इनका इसका हुआ है, आइंदा से मत आना। फिर भी हम डटे रहे वहाँ। तो ये नहीं, हम कंट्रीब्यूट नहीं कर सके ज़्यादा जम्मू शहर में रोकने के लिए। उसी वक्त तकरीबन उन्हीं दिनों की बात है कि पाकिस्तान जब बन चुका था, पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान समर्थक लोग जो थे, पाकिस्तान के इलाके से उन्होंने रियासत के ऊपर छोटे मोटे हमले शुरू कर दिए थे। कोई जम्मू पे उसका असर होता था? कोई खबर आती थी? नहीं, खबर तो आई है। अब ये एक्शन चेंज शुरू होगी ना, जहाँ अब मीरपुर में बहुत से हिंदू मारे गए जी, पूंछ के उस इलाके में भी बगावत होगी जी, सरदार इब्राहिम ने जब बगावत की। बल्कि उसकी एक वजह यह भी थी पूंछ की बगावत की कि पूंछ के इलाके में सबसे ज़्यादा भर्ती हुई थी
जी, सुल्तान्स की। ब्रिटिश आर्मी में। जी। तो जंग के ख़त्म के बाद 60,000 लोग डिमोबिलाइजेशन हुई। किए गए। उनका जुलूस निकला। जुलूस में तो महाराजा की जय के नारे लगाए गए कि हमारा मुतालबा है कि हमें रिहेबिलिटेट किया जाए। अब पता नहीं गलतफहमी हुई है, कम्युनिटी गैप हुआ, क्या हुआ, वहाँ एक गोली चली है इस जुलूस में। गोली चली। हाँ, और क्योंकि उस ज़माने में हमारी फौज में या डोगरा सिपाही थे या पुंछी सिपाही थे, कश्मीर के तोता कोई नहीं था। जी। तो वो पुंछी जो लोग थे जिनको गोली चलाई गई, बहुत से लोग बाद में भागे हो गए। तो जो हमारी फौज का बहुत बड़ा हिस्सा कट गया उस गोली के बाद, और पुंछ में उसके बाद वहाँ बगावत शुरू हो गई। ये भी फैक्टर हो सकता है। फिर पाकिस्तान से भी लोग आने शुरू हो गए जब, तो ये इसकी शिकायत भी की महाराजा ने कि गवर्नमेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ। उन्होंने कहा किसी को भेजिए, हम बातचीत देखेंगे। फिर उन्होंने यही बहाना बनाया क्योंकि जम्मू में कत्ले हो रहा है, मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, उसके रिएक्शन के तौर पर यहाँ कुछ हो गया, बाहर से शायद लोग आ गए होंगे, हम इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। ये उन्होंने वादा किया, लेकिन कुछ हो नहीं सका। दोनों जगह गड़बड़ होती रही, मुसलमान इलाके में भी, हिंदू इलाके में भी। उस वक्त यहाँ पे जनक सिंह प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे और उसके बाद महाजन साहब, कुछ यादें हैं आप उस दौर की? हाँ, महाजन साहब का भी याद है मुझे। जनक सिंह तो थोड़ी देर रहे, लेकिन बाद में जब मेरे चार महाजन आए, वो मुझे याद है 15 अक्टूबर को उन्होंने प्राइडली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि हम जम्मू कश्मीर रियासत को स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट बनाएंगे विद फ्रेंडली रिलेशन विद बोथ द कंट्रीज। ये उन्होंने 15 सितंबर को ये ऐलान किया।